बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फ़ारूक। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर हम शुरुआत करने से पहले खराजी तहसीन भी पेश करना चाहेंगे मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को। एक अच्छी शख्सियत है, उनके साथ ताल्लुक़ बड़ा लिमिटेड सा रहा, लेकिन मकबूलियत की बुलंदियाँ उन्होंने छुई और बहुत कुछ अचीव किया अपने इस करियर के अंदर। सियासत में भी रहे और बहुत कुछ किया। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें ज़रूर हैं मेरी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे लम्हात ज़रूर आए जब मैं शदीद दुख में मुब्तला था तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने मुझे खुसूसी तौर पर कॉल किया और बहुत हिम्मत बढ़ाई। तो आज जब मुझे इतला मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे तो यकीन मानिए सब की तरह मुझे भी बहुत दुख हुआ कि बहुत से लोग चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में वो और आगे बढ़ें, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ज़िंदगी बहुत से तनाज़ात और कंट्रोवर्सीज़ के अंदर घिरी रही। बहरहाल अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज की सूरत हाल कि एक तरफ जनाब इमरान खान ये कह रहे हैं कि भाई इकनॉमिक सर्वे देख लें, सब कुछ देख लें, तो आज शायद वो कह रहे हैं इन सो मैनी अदर वर्ड्स कि भाई मुझे क्यों निकाला, अगर मेरी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी, मैं मईशत इतनी तगड़ी मेरी जा रही थी और ग्रोथ रेट इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। खुद इकनॉमिक सर्वे कह रहा है, मुस्लिम लीग नून जो पर्चा आज बांट रही है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई एक जो ग्रोथ थी वो तो ठीक ठाक ही थी। तो फिर इमरान खान साहब शायद कहने में, हक बजाने में कि भाई मुझे क्यों निकाला, किस वजह से निकाला। बहरहाल ये एक सेपरेट डिबेट है। आज जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का, जहाँ पर इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट भी वो भी मंजूर कर लिया गया और जो नैब कवानीन के अंदर तरामीम है वो भी मंजूर कर ली गई। जब ये हो रहा था तो आपको बहुत माजरत के साथ लेकिन सर्कस के से मनाजर पार्लियामान के बाहर भी नज़र आए, जहाँ पर बाकायदा तौर पर गेट क्रैश करने की कोशिश की गई। मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी असम्बली जो ख़वातीन थीं उनकी तरफ से मोहतरमा आलिया हमज़ा साहिबा वो असम्बली के गेट के ऊपर आपको चढ़ती हुई नज़र आईं। मेरे ख्याल में ये जिमनास्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद ये इसलिए करना ज़रूरी था कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये शॉर्ट क्लिप्स बड़े वायरल होते हैं और पता चलता है कि इस वक्त हुकूमत के ऊपर, मुल्क के ऊपर, रियासत के ऊपर कितना ऑपरेशन है और एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जो कि ऑपरेशन फैला रही है। शायद मेरे ख्याल में ये करना मकसूद था, बिकॉज इट वॉज अ फ्रूटलेस एक्सरसाइज। मुझे नहीं लगता इसका कोई इम्पैक्ट होना था, बहरहाल करने की कोशिश की गई। आज इस हवाले से प्रोग्राम में के पहले इससे में बात होगी और ये भी कि इमरान खान साहब की हुकूमत रही, आज वो नहीं है हुकूमत के अंदर, लेकिन उन पर तनकीद जो अब होती है उनकी मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को अप्रोच किया वो कितनी जायज़ है या नाजायज़ है। मुल्क के मुमताज़ साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मज़हर अब्बास साहब की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। और प्रोग्राम नया पाकिस्तान के होस्ट और सीनियर सहाफ़ी जनाब शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका भी। मज़हर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, एक बात जो कि बुनियादी सबके जहन में आती है, वो हर एक ने, क्योंकि हम ये ज़रा इसी पे आ जाते हैं, यहाँ जॉइंट सेशन था, इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी पास हो गया, नैब कवानीन के अंदर तरमीमी पास हो गई, लेकिन ये तासुर ज़रूर उभर रहा है अगर आप नैब तरामीम को भी देखें। अब मैं बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मैंने जब उनको एवेल्यूएट करने की कोशिश की है एज अ कॉमन पाकिस्तानी, कुछ उसके अंदर तरामीम मुझे वाकई ऐसी लगी हैं जो कि कानून या आइन के टच स्टोन्स पे पूरा उतरती है, समझ आती हैं, लेकिन उनका एक बड़ा जो हैवी बेरिंग है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो लोग हाई प्रोफाइल के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे इन तरामीम के। और इमरान खान साहब क्या फिर हक बजानिब है ये कहने में कि ये तमाम रजीम आया इसीलिए, ये इनका एजेंडा ही एक है कि या अपने केसेस ख़त्म कराएं या कानून में तब्दीली करें ताकि इन्हें सियासी फ़ायदा मिल सके। ये तासुर आज की एक्सरसाइज के बाद जोर पकड़ेगा या आपको लगता है कि नहीं, दीज चेंजेस वर ड्यू और ये होनी चाहिए थी? शुक्रिया मुनीब, बिल्कुल पकड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है, पहली चीज़ ये कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होते, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं होते, वो लोग हुकूमत के कैबिनेट में नहीं होते जिन पे नैब के मुकदमात हैं, तो बात समझ में आनी थी कि आप वो कर रहे हैं। और उसमें भी मेरे नुक्ते नज़र से एक बड़ी बुनियादी तरमीम तो आपने की नहीं, और वो थी नैब के चेयरमैन के गिर्द सारी चीज़ें रिवॉल्व कर दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप प्राइम मिनिस्टर के अंडर ले आएंगे तो फिर उसकी इंडिपेंडेंस तो खत्म कर दिया आपने। फिर नैब एक गैर जानिबदार इदारा कैसे बनेगा? हमारा मुल्क का मसला ही ये रहा है कि हम शॉर्ट टर्म मेजर्स करते हैं, हम इदारों को बनाने की कोशिश नहीं करते, इदारों को अपने मातहत लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सीक्वेंस से देखें कि
कि आते ही FIA में तब्दीलियां, एजेंसीज में तब्दीलियां, अफसरान में तब्दीलियां, ये सारे ऑप्टिक्स जो हैं ये इस हुकूमत के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके मुकदमात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। आप पे अभी चालान, आप पे जो है वो चार्जशीट आपके सामने आनी है, ये सारी चीज़ें आनी है। उससे पहले अगर आप ये इक़दामात करेंगे तो इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। बट बदर साहब, एक फैक्टर ये भी तो है सर, आपने देखा है खुद अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, बेल ऑर्डर्स आए, प्रैक्टिस ये है कि जजमेंट्स लंबी नहीं होती, बेल ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर होते हैं, बट मेरे ख्याल में कोर्ट के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, परहैप्स दे हैड नो चॉइस। लंबी जजमेंट्स लिखी गई और लिखा गया कि किस तरह सियासी इंजीनियरिंग के लिए कानून और नैब ने खुद को इस्तेमाल करवाया। तो उस लिहाज से उस आर्गूमेंट को सामने रखा जाए तो फिर शायद लगता है कि ये अमेंडमेंट्स ड्यू थी, अगर ना होती तो फिर पता नहीं कब होती। और अगर अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर दे, बिल्कुल कर सकती है, ये दुरुस्त बात है आपकी, कर सकती है। जिसका मुझे खदशा है उसकी वजह ही यही बनेगी ना, क्योंकि आप नैब के मुल्जिम हैं और आप नैब में तरमीम कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा। मेरे ख्याल में बहुत इन हेस्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें। आपके पास सबसे बड़ा टास्क इस वक्त चीजों को होना चाहिए था कि मईशत को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं, लेकिन अगर आप इस तरह जाएंगे और राना सनाउल्लाह जिस तरीके से पहले इंटरव्यूज दे रहे थे, अब थोड़े से वो नरम पड़े हैं, जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद अगर आप कल इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कहा जाएगा क्या? जिस तरह आप खुद विक्टिम्स रहे हैं, जो विक्टिम्स रहते हैं उनको इन चीजों से सीखना चाहिए जब वो बाइख्तियार बने, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता। बट नो वन लर्न, कोई सीखता नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। मैं जरा शहजाद साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामान के अंदर ना होना, फाइन, इट्स अ नंबर्स गेम, आउट नंबर हो जाते, लेकिन बिल्कुल ही मैदान खुला छोड़ दिया। डू यू थिंक कि ये इक्वेट कर सकते हैं हमें से कि हुकूमत के हाथ मजबूत भी किए जा रहे हैं समहाउ, पार्लियामान से बाहर रह के, या किसी अगर एब्सटेन करने की सूरत तब आती कि पार्लियामान में होते और वोट ना करते, लेकिन बिल्कुल ही कौमी असेंबली से तो फारग हो गए हैं, इनवेरिएबली ये कानून तो पास होने थे। मुनीब, बिल्कुल ऐसा ही है। आप पार्लियामेंट में होते, आप बेहतर तरीके से ऑपोजिशन कर सकते थे, गेट पे चढ़ने से आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। सही आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, ऑप्टिक्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप उससे हासिल कुछ नहीं कर सकेंगे। और यही बहस इस वक्त मुनीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है कि ठीक है, हमने अपनी अवामी मकबूलियत जाहिर कर दी, हमने बड़े जलसे किए, लॉन्ग मार्च की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कितनी देर तक सड़कों पर रह के हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं? अगर आपने सिस्टम का हिस्सा बनना है, यानी कि आपने वजीर आजम बनना है, आपने अगर नैब चेयरमैन को अपॉइंट करना है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को अपॉइंट करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में होना जरूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो अब ये समझते हैं कि अब सब कुछ तो कर लिया है इन पार्टीज ने, अब हम आके क्या करेंगे। मतलब ये सूरत हाल हो गई है। पहले आने को तैयार नहीं थे, अब कह रहे थे आके करेंगे क्या, क्योंकि जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं और अपॉइंटमेंट्स है वो तो ये पार्लियामेंट कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से पहले ही उनको अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए था। पब्लिक प्रेशर सड़कों पर जरूर रखते, लेकिन ये पार्लियामेंट का फोरम भी जरूर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जो आप बात कर रहे हैं नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से, इस जो कानून में तब्दीली की गई है उससे ये बात तो है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या मिसयूज होता है इस कानून का, वो शायद रुक जाए या कम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ करप्शन केस में किसी को कन्विक्ट करना वो भी अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। लेकिन नैब जो हमारे सामने रहा है 20-25 साल में, मुनीब आप और मैं ये कह सकते हैं कि ये इदारा मिसयूज तो हुआ है, इसके कवानीन भी मिसयूज हुए हैं। इसके फवायद कितने हुए हैं? मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा नहीं है। जो बड़े केसेस की हम बात करते हैं, हमें आज तक नहीं सुना नवाज शरीफ के अलावा कि कोई शख्स जो है बड़ा सियासतदान जिसको आप कहते हैं कि बड़ी करप्शन की है वो कन्विक्ट हुआ। इस कानून के तहत तो नहीं देखा। नैब क्लेम करती है पता नहीं हमने 450 अरब रुपए रिकवर किए पिछले 3 साल में, उनसे हिसाब मांगते हैं, वो हिसाब नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो इस कानून को तब्दील करने की जरूरत थी। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जो अब किए गए हैं, तहरीक इंसाफ अपने 2 ऑर्डिनेंसेस में वो शामिल कर चुकी थी, बिजनेसमैन की शिकायत पे, ब्यूरोक्रेसी की शिकायत पे। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि कौन सा केस नैब देख सकता है, क्योंकि रेलेवेंट फोरम्स भी हैं, FBR मौजूद है, SCCP मौजूद है, कंपटीशन कमीशन मौजूद है। तो क्या वो फैसले भी नैब देखे या रेलेवेंट फोरम देखे? लेकिन एक चीज जो इस वक्त बड़ी अहम है ना, जिसकी वजह से ये कानून जो पास हो रहे हैं उस पर एक सवालिया निशान बन जाता है, वो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज। ये कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक है। बिल्कुल मुनीब के एक शख्स जो कि PTI से इनहराफ करता है,
जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, वो गैलरी में बैठा हुआ था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं भी आ जाऊंगा वोट देने के लिए। अब वो अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं तो तहरीक इंसाफ में हूं और मैं ऑपोजिशन करके दिखाऊंगा। और ये ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जिसकी तारीफ हुकूमत कर रही होती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं बेहतरीन बंदा है, बेहतरीन ऑपोजिशन लीडर है। तो आप सोच लें कि एक ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिसकी हुकूमत तारीफ कर रही हो, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो झोली फैला के नून लीग की टिकट चाहता हो अगले इलेक्शन में, उसने क्या कुछ कर लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शहजाद। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू अयाज सादिक साहब। मैंने कहा जी क्या लेजिटिमेसी रह जाती है उस पार्लियामान की जहां पर एक ऐसा शख्स जो कि आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है, चले हम एक जो इनहराफ है उसको साइड पे भी रख दें, विच अनोन फैक्ट कि वो आप उनके बेनिफैक्टर बनने वाले हैं, आप उन्हें टिकट अवार्ड करने वाले हैं मुस्लिम लीग नून का, और आज वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो उनका जवाब ये था कि भाई हम अगर किसी और को भी बना देते तो कौन सा किसी ने मान लेना था, और हमारे पास ऑप्शन क्या है राजा रियाज के अलावा, और किसको बनाते? आप क्यों बनाते? आप हुकूमत में हैं, आप क्यों बनाएंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? जो हकदार है वो बनेगा, चाहे वो जीडीए से हो, चाहे वो काफ लीग से हो, वो रियल ऑपोजिशन है, उनमें से कोई बन जाता। आपको क्यों बनाना है? आपका क्या इंटरेस्ट है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन देखेगा? वो तो ऑब्वियसली आपको अपोज करने के लिए होंगे ना। ठीक, बिल्कुल बात ठीक है। मदन साहब आपके नजदीक वैसे ये, क्योंकि मजाक इसका बन भी रहा है, हुकूमत के ऊपर चेक होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर, ऑपोजिशन का भी, ऑपोजिशन इसी लिहाज से ही आगे चलती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बट एक ऑप्शन की भी बात होती है ना, किसको बनाना चाहिए या किसको, चले शहजाद की बात ठीक है कि हुकूमत क्यों बनाए, किसको होना चाहिए था ऐसी सूरत हाल में ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में? सबसे अच्छी थी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। देखिए फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली रही थी वो, और उनका ओवरऑल कंडक्ट एज एन स्पीकर जो है उसको अक्रॉस द बोर्ड अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन सिंध की खास पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से उनको नहीं बनाया गया, हालांकि वो बहुत ही ऑटोमेटिक चॉइस हो सकती थी उसकी, और वो बहुत अच्छी ऑपोजिशन लीडर के तौर पे साथ होती। और अगर कोई ऑपोजिशन लीडर बहुत ज़्यादा तनकीद करता है, बहुत ज़्यादा अगर तनकीद करती, वो दो लिहाज से क्रेडिबिलिटी बनती इस पार्लियामेंट की। एक तो ये कि एक अच्छा ऑपोजिशन लीडर बनता, दूसरे खातून, और ये जो चीज़ें हैं ये एडवांटेज में देती गवर्नमेंट के। अब आपने एक ऐसे डमी आदमी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दिया कि जो पेट्रोल की कीमतों के इजाफे को भी कंडेम नहीं कर रहा, जो कि कल हो सकता है कि बजट जो पेश हो उसकी जो तकरीर का आगाज वो करें, उसमें भी वो हुकूमत की तारीफ करें। और जिस तरह अगर किसी को मुस्लिम लीग नून का अगला टिकट चाहिए तो वो ऑपोजिशन किस हद तक कर सकता है, वो उतनी ही ऑपोजिशन करेगा जितनी उनको कहा जाएगा कि इतनी ऑपोजिशन। तो मेरा ख्याल है अपने आप को जो है अपनी पार्लियामेंट की जो तौकीर है, पार्लियामेंट को बेतौकीर किया गया है, इससे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इन चीजों से डैमेज हो रही। दूसरे शहजाद जो बात कर रहे थे, देखिए सिर्फ 2 तरामीम की जरूरत थी नैब में मेरे नुक्ते नजर से। एक ये कि सिर्फ चेयरमैन नैब की जो पावर्स हैं वो पूरी नैब उसके गिर्द घूमती है, यानी जो चाहे वो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन हो, केस की इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, वो सिर्फ चेयरमैन के बगैर और कोई नहीं करता। इसको पावर्स को डेलीगेट करना चाहिए था। इन सारी उसमें जो प्रोविंशियल नैब के डायरेक्टर्स हैं उसमें वो करना चाहिए था। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए था जो और ज्यादा इंडिपेंडेंट होता, और ज्यादा ऑटोनोमस होता। हुआ ये है ओवर द इयर्स, सारा मसला ये हुआ है कि आपने एंटी करप्शन को तबाह कर दिया, आपने एफआईए को तबाह कर दिया, आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को तबाह कर दिया, आपने स्पेशल ब्रांच को तबाह कर दिया, सबको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस में लाकर आपने इन इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया। और इमरान खान साहब ने इसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने चंद अफसरान को इधर से उधर का लाके बैठा दिया, आज वो क्लेम करते हैं उनको हटा दिया गया। तो भाई आपने भी तो इदारे नहीं बनाए। बिल्कुल ठीक है, ये तो खैर ओवर द इयर्स ये हुआ है। शहजाद साहब जरा मैं मदर साहब को भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा। जरा हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, टाइम कम है, बट आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस, आपको भी और मदर साहब को भी। सबसे पहला, ये इमरान खान साहब का सवाल आज जायज़ है, या वो जो आज एक सवाल आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे देखें, मुस्लिम लीग नून जो पर्चा बांट रही है, ठीक है, उसमें कम से कम ऊपर जो आप देखें वो आपके पास भी होगा कि भाई जी ग्रोथ रेट तो कमाल था जी, ग्रोथ रेट कमाल था, तो वो भी कहेंगे भाई मुझे क्यों निकाला, और निकालने की वजह, हाँ फिर अगर सब ठीक चल रहा था तो फिर क्यों निकाल दिया।
तो ये सवाल इमरान खान साहब का वैलिड है, बट नहीं, आपके ख्याल में वैलिड नहीं है क्योंकि देयर वाज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग एंड द कंट्री वाज हेडिंग टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। अच्छा मुनीब, सियासतदानों का तो ये प्रॉब्लम है ना, वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। या तो मईशत बहुत अच्छी थी कि स्काई रॉकेट कर रही थी, या मईशत और मुल्क को तबाह कर दिया था। ये दो एक्सट्रीम्स मिलते हैं। देखिए हकीकत इसके बीच में होती है। बहुत सारी चीजें तहरीक इंसाफ के पिछले 2 साल में बेहतर हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ के आखिरी 2 साल पहले 2 साल से बेहतर थे, यानी कि 6% की ग्रोथ, उससे पहले 5.5% की ग्रोथ। अब तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में, यानी कि साल की 20 लाख नौकरियां। तो 55 लाख नौकरियां तो 3 साल में दी हैं। ये लेबर सर्वे अपना कहता है, जिसका डेटा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके डेटा पे इकोनॉमिक सर्वे बनता है, कि 55 लाख नौकरियां तहरीक इंसाफ ने 3 साल में जनरेट की हैं। तो बहुत हद तक उन्होंने अपना 3 साल का वादा पूरा किया था। लेकिन कुछ रेड लाइंस भी हैं, यानी कि ग्रोथ अगर थी तो महंगाई इंतहा को छू रही थी। और ये मसला तहरीक इंसाफ को डे 1 से है, वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। 6-8 महीने पहले ये स्पाइरल शुरू हुआ है, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको हम कहते हैं। लेकिन उससे पहले मिसमैनेजमेंट के इश्यूज थे, उनको नहीं समझ आ रहा था माफियाज को कैसे कंट्रोल करना है। जब इमरान खान कहते थे कीमतें कम होंगी, कीमतें बढ़ जाती थी, तो उनकी अपनी मिसमैनेजमेंट, उनकी अपनी पॉलिसीज की मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से महंगाई थी। ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा था। लेकिन हमारी मईशत के साथ एक बुनियादी मसला ये, एक स्ट्रक्चरल इशू ये है कि जब भी हम 2-3 साल की ग्रोथ की तरफ जाते हैं ना मुनीब, तो इसके बाद आपका जो करंट अकाउंट खसारा है, यानी कि जो डॉलर का खसारा, कितना डॉलर आ रहा है और कितना डॉलर जा रहा है, वो आपको जो है प्रेशर में लेके आता है, जिसकी वजह से आपको अपनी मईशत स्लो करनी पड़ती है। और अगला साल ऐसा ही होगा, मईशत स्लो होगी। हाँ, नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नून लीग तो एक ही चीज पे थ्राइव करती थी कि 2008-18 में जब हमने छोड़ी हुकूमत तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ थी। तो ग्रोथ तो अभी भी है, उस वक्त भी रेड लाइंस थी मईशत में, अभी भी है, जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, वरना आप और खतरनाक सूरत हाल में दाखिल होंगे। ठीक, मदर साहब ये जरा इस पर थोड़ा कमेंट कीजिएगा। ये मुस्लिम लीग काफ के अंदर पहले तो ऑब्वियसली उन्होंने लिड इसके ऊपर डाली हुई थी कि नहीं हो, चौधरी बरादरान का एक वो उनके का एक वज़ादारी भी है सब कुछ, बट इट्स नाउ आउट इन दी ओपन कि चौधरी साहब, चौधरी शुजात साहब और उनके साहबजादे वो एक तरफ हैं, तारिक बशीर चीमा साहब एक तरफ है, यानी वो मुस्लिम लीग नून के साथ देख रहे हैं, और हुसैन इलाही साहब, चौधरी मोहनिस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब दूसरी तरफ चले गए हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि आज क्या रीजनिंग या लॉजिक हो सकती है परवेज़ इलाही साहब के पास कि वो साइड कर गए इमरान खान साहब के साथ और मोहनिस इलाही साहब। देखिए, ये गुजरात की पॉलिटिक्स में बड़ा क्रैक आ रहा है और ये क्रैक्स दूर करने की जरूर कोशिश की जा रही है। लेकिन ये क्योंकि ये सिर्फ चौधरी शुजात या चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मसला नहीं है, ये PMLQ की या चौधरीज की फ्यूचर जनरेशन का मसला है। और इसमें अगर आप देखें तो उनके बच्चे जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं उसमें। और ये जो सियासत है, ये फिर ये सिर्फ सियासत की हद तक नहीं है, ये फिर खानदान की हद तक बात आ गई है। तो मेरा ख्याल में ये जो चौधरी परवेज़ इलाही जो यकायक बदले थे और जरदारी हाउस से बनी गाला पहुंच गए थे, तो उसके दौरान क्योंकि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स हुई थी इस पूरे क्राइसिस के दौरान आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान, ठीक, और ये तय हुआ था कि अगर कोई बीच में इस तरह की चीज़ आएगी तो मुश्तरका तौर पे इसको टैकल किया जाएगा। क्योंकि जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो चीज़ें की थी, डिसाइड की थी कि किस तरीके से हमें आगे लेके चलना है, और बड़ी मुश्किल से PMLN को, नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मनवाया था इस बात पे। लेकिन यकायक चौधरी परवेज़ इलाही ने जो एकदम यू टर्न लिया, वो चौधरी शुजात से पूछे बगैर लिया, और ये जो सूरत हाल थी इससे बुनियाद पड़ी उस क्रैक की जो अब वसी होता जा रहा है। और बीच में जरदारी साहब के पास मैसेज भी गया पैचअप वगैरह का, लेकिन जरदारी साहब ने उससे इनकार कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अब 20 ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन भी आ रहा है। तो जितनी कंफर्टेबल पोजीशन में थे चौधरीज उस्मान बुज़दार साहब के पीरियड में, अब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो गए। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पंजाब के अगले लोकल बॉडीज इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शंस। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब साहब और मदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। बजट आने वाला है और बजट की बात आसानी से समझ आ जाए, काम ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके सामने आसान ज़बान के अंदर आपके सामने वो हक़ाइक़ लाएं या वो सवाल उठा सकें जो आपके जहनों में हैं कि आने वाला बजट आम आदमी के लिए, पाकिस्तान का जो कॉमन मैन है उसके लिए कोई रिलीफ लाएगा, अच्छे दिन आएंगे या अभी मुश्किल दिन ही चलेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
अगर आप मईशत को इतना नहीं समझते तो आपके जहन में और एक सवाल ज़रूर आता है, और वो इमरान खान साहब ने भी रखा, वो ये कि अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो मेरी हुकूमत को क्यों गिराया। और अगर ये कि मेरी ग्रोथ इतनी अच्छी थी, इकनॉमिक ग्रोथ, जो कि अब टिपिक भी हो रही है इकनॉमिक सर्वे के अंदर, और मुस्लिम लीग नून खुद से शेयर कर रही है कि इमरान खान साहब की जो ग्रोथ थी इस ईयर की वो 5.97% थी। मुस्लिम लीग नून ये कहती है हम 6.10% पर छोड़ के गए, तो ग्रोथ तो इतनी बुरी नहीं थी इमरान खान साहब के स्टैंडर्ड से, तो फिर इमरान खान की हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया, ये सवाल मौजूद है। लेकिन इसके अंदर क्या है, डीप डाउन क्या डिटेल्स हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये कि जो आने वाला बजट है वो आपको कितने झटके देगा, वो झटके आराम से मिलेंगे या वो ज़ोर का झटका होगा और वो ज़ोर से ही लगेगा। लेकिन पहले आपको ज़रा ये सुनवा देते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब थी तो उस वक्त वो महंगाई को और बहुत से मामलात को किस तरह से डिफेंड किया करते थे, वो और उनके रुफ़क़ाए कार यानी उनके एडवाइजर्स, उनके मिनिस्टर्स। सुनिएगा। जो होती है उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है, हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फायदा हुआ है, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है। जिस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए, तो वो मुल्क रुक जाएगा। ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत, कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन जरूर लिया, लेकिन ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। हमारी जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए वो इस वक्त इस प्राइस के ऊपर 240 रुपए आपकी कीमत होनी चाहिए लीटर। हमने उसको 150 किया हुआ है। कौन कहती है 200 रुपए का पेट्रोल ही बर्दाश्त कर लेंगे, पेट में पत्थर बांध लेंगे। इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त $95 पे पहुंच गई हैं। हुकूमत इसमें कोई टैक्सेस नहीं डाल रही। जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम एक्सप्लेनेशन तौजीहात दी जाती रहीं, लेकिन एक्चुअली है क्या, लैंड माइन्स थी नहीं थी, और क्या आज की हुकूमत मिस हैंडल कर रही है सारी सिचुएशन को या राइट डायरेक्शन में है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खाकान मजीद साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, मुल्क की मईशत को और हालात को बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खाकान साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम हुसैन साहब, जो कि एडिटर हैं प्रॉफिट मैगज़ीन के। बहुत शुक्रिया, उनको भी हम हर वक्त ज़हमत देते हैं मईशत को जब हमने समझना होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। सबसे पहले खाकान साहब, एक बात जो कि हर एक के ज़हन में है, ज़रा उसको बहुत ही सादा अल्फाज में बता दीजिएगा। मैं बहुत सादा इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा मुझे भी ऐसा समझने में आसानी हो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि देखिए यार, मेरी इकनॉमिक सर्वे तो आपने देख लिया, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ थी, कोविड के बाद भी देखें हमने ऐसा किया और ये कर दिया वो कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि क्या वो ये ठीक कह रहे हैं कि उनकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त थी उनकी हुकूमत को और उन्हें ऐसे ही फारिग कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। लेट मी पुट समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब कोविड के बाद मईशत खुली दुनिया भर की भी और पाकिस्तान की भी, तो एक जो था फिस्कल स्टिमुलस, इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो थी वो इंडस्ट्री को भी, वो लोगों को भी, वो एसएमईज को भी सपोर्ट कर रही थी कि ये चीज चल पड़े। और एक हमने एक्सपेंशनरी यानी कि हमने बढ़ा हुआ बजट दिया ताकि हमारी इकोनॉमी चल पड़े। इसमें कोई हरज नहीं था, ये सही पॉलिसी थी। हमने इसके साथ साथ टर्फ यानी कि रीफाइनेंसिंग के हमने लोन्स दिए, जो अगर 7-8% का कॉस्ट करते थे तो उसको कम करके 3% पे दिया ताकि इंडस्ट्री भी चल पड़े। हालांकि इसका फोकस रहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे, यहाँ पे मुझे इससे डिसएग्रीमेंट है। बट अगर उसको हम एसएमईज पे भी करते तो ये एक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ होती। फिर एक ग्रोथ चल पड़ी, पर कुछ अरसे में ही हमें दिखाई देना शुरू किया, और ये हुकूमत के अपने आजादो शुमार हैं कि 3 से 5 अरब डॉलर का आपने सोचा था कि आपका बैरूनी खसारा होगा टोटल, तो कुछ ही महीनों में नजर आना शुरू हुआ कि ये तो अब 15, 16, 18 अरब डॉलर पे जा रहा है। वो दिन था जहां पे आपको इकोनॉमी की कूलिंग ऑफ से मतलब है कि हमने ज्यादा रेड बुल पिला दिया है, तो ये बहुत तेज भागना शुरू हो गया है हमारा स्टूडेंट। तो इसको हम कहें कि यार अब रेड बुल बहुत हो गया, अब हम इस रेड बुल को थोड़ा कम करते हैं ताकि इसका भागने की रफ्तार जो है वो कम हो जाए और ये देर पा भागे, यानी कि सस्टेनेबल भागे। वहां पे ये रिकैलिब्रेशन हो जाती तो ये सारा सिनेरियो थोड़ा सा फर्क होता। बट लास्ट कमेंट ऑन दिस, ये भी जरूर हुआ है कि जो एक्सटर्नल साइड है वो बहुत चेंज हुई। वो इस तरह चेंज हुई कि तेल की कीमत
55-60 से 100 के करीब चली गई, अब 123 है एज वी स्पीक। कोल की कीमत में 200 से 300% इजाफा हुआ, हम बिजली भी वहीं से बनाते हैं। सो ये कीमतों ने भी एक जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि जो इकोनॉमी की कूलिंग ऑफ है वो जरूरी हो गई थी। वो 4 से 6 महीने पहले हो जाती, शायद हालात कुछ और होते। खुर्रम साहब, ये जो खास तौर पर लोगों को हिट कर रहा है, महसूस हो रहा है कि इस वक्त 210 रुपए का पेट्रोल है, 205 रुपए का डीजल है, और हमने क्लिप्स आपके सामने चलाए लोगों को कि जनाब शौकत तरीन साहब खुद फरमा रहे थे जब हुकूमत पे थे कि 250 रुपए होनी चाहिए, 260 रुपए लीटर पेट्रोल आना चाहिए। उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया शाहजेब खानदादा के प्रोग्राम में कि हमने बड़े पॉपुलर डिसीजन लिए हैं और हम ऐसे इस तरह नहीं चल सकता, हमें पास ऑन करना पड़ेगा। आज वो कह रहे हैं और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हमने पैसे कहीं और से एडजस्ट करने थे क्योंकि हमने बड़ी ज़बरदस्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थी। ये बात फैक्चुअली गलत है या फैक्चुअली दुरुस्त है? क्योंकि स्टिल ये एक प्रॉब्लम है और लैंड माइंस किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ रेफरेंस। क्या ये बात दुरुस्त है कि लैंड माइंस रियासत पाकिस्तान के लिए बिछाई गई अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को देखते हुए? नहीं, मैं लैंड माइंस की लैंग्वेज से तो अग्री नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल इतना आगे का कोई सोच रहा था खान साहब की गवर्नमेंट उस टाइम पे, और ख़ास तौर पे अपने हाथों से पावर निकल जाना। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उस टाइम पे फरवरी में जब ये प्राइस कैप्स अनाउंस किए गए थे तो ये कोई ऐसी नोशन थी जो उन्होंने बहुत सीरियसली एंटरटेन की और उसकी प्लानिंग की। और उनके भी यहाँ करीब जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर डे टू डे फंक्शनिंग हो रही होती है। मेरे ख्याल में जल्दबाजी में एक फैसला उन्होंने अनाउंस कर दिया था, एंड ही सीम टू थिंक उनको किसी किस्म का सिग्नल या तो उनके पुतिन के विजिट के साथ मिला था, क्योंकि ये डिसीजन जो है कि प्राइस कैप्स लगा दें पेट्रोल और डीजल पे, ये एग्जैक्टली उस दिन अनाउंस हुई थी जब खान साहब रशिया में थे और वो पुतिन से मिले थे। और इससे पहले उन्होंने ये दिसंबर के महीने में ऑलरेडी पूछना शुरू कर दिया था अपने इकोनॉमिक एडवाइजर्स से, खासतौर पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जो उनके लोग थे, दिसंबर के महीने में उनसे पूछना शुरू कर दिया था कि अवाम को हम लोग महंगाई से और खासतौर पे पेट्रोल की कीमतों की जो इजाफा है उससे किस तरह से हम लोग सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो उनके अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने जो उनको राय दी थी वो थी कि आप टारगेटेड सब्सिडीज यूज करें और नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में जो लोग मौजूद हैं उनको किसी तरह से फिर आप रीच कर सकते हैं। वहां से आप अगर इंटीग्रेशन करना शुरू करें विद एक्साइज डेटाबेसेस टू सी के इनमें से मोटरसाइकिल ओनर्स कौन है, इस किस्म का काम उन्होंने करना शुरू कर दिया था, ये हो गया था शुरू। और उनके अपने EAC के मेंबर्स ने मुझे खुद बताया कि वो बहुत सरप्राइज्ड थे जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट सुनी। उनको जब बुलाया गया कमरे में और बताया गया कि ये फैसला हो गया और ये अब हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं, तो इसकी वर्किंग अब आप लोग हमें करके बता दें कि फलाने अगर ऑयल प्राइस फलाने लेवल पे जाती है तो कितना इसका स्टेट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और फलानी तो उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग जो थी वो उन्होंने की थी तब ये $120 जाके। लेकिन द डिसीजन मेरे ख्याल में वाज मेड स्पर ऑफ द मोमेंट, इट वाज अगेंस्ट व्हाट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट हिज ओन एडवाइजर्स वाज सेइंग एट दैट टाइम। एंड आई डोंट थिंक कोई इतनी आगे की लंबी चौड़ी सोच थी कि अगली गवर्नमेंट के लिए लैंड माइंस लगाई जाएंगी। ठीक, अच्छा ये खाकान साहब ये बताइएगा, ये जो रशिया से मुतल्लिक है, एक तो ये जो कहा जाता था कि हम तो 30% सस्ता तेल खरीदने जा रहे थे, वो अलहदा बात है, उसका कोई अभी तक कुछ सिरा नज़र नहीं आ रहा है। एक लेटर ऑफ इंटेंट ज़रूर है जो कि हमारी जानिब से लिखा गया, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया नहीं किया वी डोंट नो, बट गवर्नमेंट सेज कि ऐसा कुछ नहीं था कि जो उस लेटर का रिस्पॉन्स आया हो। सेकेंड, अब हुकूमत ये कह रही है कि हम गंदम वहाँ से इंपोर्ट करने जा रहे हैं, कोई 3 बिलियन टन के हवाले से प्रॉबेबली गंदम इंपोर्ट होगी। इसका कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे मुल्क की मईशत के ऊपर, या ये किस हद तक हमारे लिए फेवरेबल है? सेकंड पार्ट ये है मेरे सवाल का कि लोग आप लोगों से जो कि मईशत को समझते हैं वो क्या देख रहे हैं, ये जो बजट आ रहा है ये आम आदमी के लिए इस पर कोई रिलीफ शीफ होगा, या ये वही इम्पैक्ट है जैसे कि पेट्रोल बढ़ गया तो फिर हर चीज़ बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी ऑल टाइम हाई है, फूड आइटम्स की सब कुछ? मुनीब, आई थिंक बहुत अच्छे सवाल आपने दोनों किए हैं। एक तो ये है कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन जो है ना, वो अगर मैं कलर कोडिंग में लूँ तो ये तकरीबन हाई ऑरेंज पे है इस वक्त। उसका मतलब ये है कि ये हम पेट्रोल की जो सारी डिबेट है पाकिस्तान को इसमें बिल्कुल खो नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $9.7 बिलियन पे हैं। पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक घर कमाता कितना है और खर्च कितना करता है, और वो सारा बोरो किया जा रहा है और बोरो करने की कैपेसिटी हुकूमत के पास नहीं है।
इससे जो टी बिल का रेट है वो 15% से भी ऊपर है 6 माह का, यानी कि जो बोरोइंग का रेट है वो बहुत बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो बैरूनी खसारा है उसकी आलम ये है कि वो इतना बढ़ गया है कि 16 अरब डॉलर पे पहुंच गया, कहाँ हम 3 सोच रहे थे। सो सिचुएशन जो है वो काफी कोड ऑरेंज पे है इस वक्त। जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो 2030 का बॉन्ड है उसको 65 पैसे में बेचना चाह रहा है, जिसकी कीमत $1 की है, उसको 65 सेंट में बेचना चाह रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो एक इस ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझें, इस ग्रेविटी के मुताबिक फैसले करें। और दूसरी सिचुएशन ये है कि बहुत सी बड़ी एडजस्टमेंट्स खड़ी हैं सर पे। 45% गैस की कीमत, 47% बिजली की कीमत, 9 रुपए पेट्रोल, 13 रुपए 23 रुपए डीजल, ये सारी एडजस्टमेंट है। और इसके साथ साथ फंड का प्रोग्राम खड़ा है। ये इतना बड़ा टास्क है। पुट योर बेस्ट माइंड्स टुगेदर, बजट में ये करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके प्रोग्राम से लोग सुने कि जो हाईली टैक्स्ड सेक्टर हैं, 2 हैं वो पाकिस्तान, मैन्युफैक्चरिंग और सैलरी। इन पे कहीं कहीं तो आप जरूर टैक्स की रीओरिएंटेशन कर सकते हैं। सैलरी में जैसे 7.5 करोड़ वाला जो है वो हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट में है, इसको कम करें और 2-2.5 करोड़ करें ताकि बोझ जो है वो अमीर आदमी पे पड़े। पर जो आपके दूसरे सेक्टर हैं लो टैक्स, जैसे ट्रेड है, पूरे रिटेल है, होलसेल है, इसको देखें। एग्रीकल्चर और जो एक सेक्टर रह गया है जिसमें सारे पैसे बनाए जा रहे हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो रही है। बिकॉज मैं प्लॉट खरीद के फेज 5 में 3 करोड़ का 5 साल बाद 7 करोड़ का बेच रहा हूं और कोई टैक्स नहीं दे रहा। जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट? कि मैं 3 करोड़ की चीज खरीदता हूं, उसको 6 करोड़ की बेचता हूं 4 साल बाद और 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाता हूं। और पाकिस्तान के एक्सचेकर में, पाकिस्तान की रोड्स को इस्तेमाल करने से, पाकिस्तान की में डिफेंस को इस्तेमाल करने से, पाकिस्तान की सहूलियात इस्तेमाल करने के बाद एक थैले का भी टैक्स नहीं देता। दैट is where you need to go. So लोगों के लिए उम्मीद की किरण ये है कि हुकूमत बहुत टारगेटेड सब्सिडी दे 3 एरियाज की। एक का खुरम ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि ये जो अर्बन मिडिल क्लास सी है, जिसमें आपके मोबाइल ये जो आपके मोटर बाइक्स हैं छोटी 1000 सीसी से कम, इसको ट्रायंगुलेट करें डेटे को। ये किया जा सकता है। अगर हमें खुरम ने बताया कि कर चुके हैं गवर्नमेंट, इसको लागू करे और सब्सिडी दे इनको, ये हिट है। दूसरा आपकी वल्नरेबल सेगमेंट्स जो हैं, जो कि हमारे पास 8 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है इनकम सपोर्ट में, उनको बढ़ के पैसे दें। और एक तीसरी भी वो हैं जो 40,000 से कम कमाते हैं, इनको भी दें। इस वक्त पेट्रोल पे एंड करूंगा, जनरल सब्सिडी 30 अरब रुपए की है। इसका मतलब है अगले साल ये 360 अरब है, इसको जीरो कर दें। ओके, ठीक, बिल्कुल ठीक। खुरम साहब, टुवर्ड्स द एंड मुझे जरा ये बता दीजिएगा, लोग इस वक्त शायद इस थोड़ी से खौफ में भी हैं कि जो, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बजट आएगा बहुत बड़ा बोझ होगा, नए टैक्सेस भी आ जाएंगे। ज़रा इस हवाले से लोगों को एजुकेट कीजिएगा, अगर आएंगे तो वो किस मद में आएंगे और प्रोजेक्शंस क्या हैं? हुकूमत अपना जो टैक्स रेवेन्यू है उसका टारगेट कितना हद तक ऊपर ले जा सकती है? आई थिंक जो टैक्सेस आएंगे वो तो ज़्यादातर बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर आएंगे। आई थिंक फिलहाल मुझे जो लग रहा है कि अवाम के ऊपर जो टैक्सेस आते हैं, ख़ास पेट्रोल या बिजली के, उनको फ़िलहाल गवर्नमेंट का जो एफर्ट है वो यही है कि उसको अवॉइड किया जाए। क्योंकि जितनी पॉलिटिकल कॉस्ट इन्होंने पे की है सिर्फ ये प्राइस इंक्रीज को पास करने में, अब आई डोंट थिंक उनके पास भी कोई गुंजाइश रह गई है कि वो मज़ीद और अब उसके ऊपर बर्डन डाले मैसेस के ऊपर, नंबर 1। तो आई थिंक कि आप उस शख्स का सोचें मुनीब जो 40,000 रुपए से कम की माहाना इनकम पे गुजारा कर रहा है और मे बी उसके अपने हाउस होल्ड में 1 या 2 और अर्निंग मेंबर्स हैं और सबके हाउस होल्ड के मिला के मुश्किल से अगर 80-90 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह है, ये फिर भी रीजनेबली वेल ऑफ हाउस होल्ड है। यानी कि ये लोग पावर्टी लाइन से तो बहुत ऊपर है और मोटरसाइकिल पे बेशक कम्यूट करते होंगे, क्या पता है इनके पास गाड़ी भी हो 1000 सीसी या उसे छोटी। ऐसे शख्स को जब आप जाके कहते हैं कि आपने मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है और महंगाई बर्दाश्त करनी है, वो नहीं मानेगा। ना उसको मानना चाहिए, क्योंकि ये उससे पहली दफा नहीं पूछा जा रहा।
पिछले कोई डेकेड में ये उससे तीसरी या चौथी दफा पूछा जा रहा है, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ दैट पर्सनस माइंड वो अपने आप से ये पूछ रहा है, और वो आई एम श्योर हम लोगों से भी ये पूछना चाहेगा कि जब भी मुल्क में खुशहाली आती है तो मुझे तो इसका हिस्सा नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। मुझे बताया जाता है स्टॉक मार्केट चढ़ रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी चढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ से वहां पहुंच गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिकॉर्ड हाई पे आ गए हैं, और मुझे अगर मुश्किल से 6% की सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाए उस साल तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब भी मुल्क में मुश्किल वक्त आता है तो पहली चीज आके मेरे दरवाजे पे खटखटाते हैं और कहते हैं कि यार कुर्बानी आपको देनी होगी मुल्क को बचाने के लिए। वो नहीं मानेगा ना, उसको मानना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल बजट है, इसके बाद बहुत मुश्किल टाइम शुरू होगा, और गवर्नमेंट वाले भी इस चीज से अवेयर हैं, और वो किस तरह से अब नेविगेट करते हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर बोझ आए, अमीर तबके के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। कल देखेंगे हम लोग कैसे। बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया आपका और खुर्रम हुसैन साहब आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हम खुद को ज़रूरी मुल्क कहते हैं, लेकिन किसान की जो हालत है वो आपके सामने है। किसान को आज क्या मसाइल दरपेश हैं, इस बजट के अंदर कुछ रिलीफ अगर ये हुकूमत दे सकती है मुल्क के किसान के लिए तो वो क्या है और क्या होना चाहिए। क्या हुकूमत का ये क्लेम है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ली है, तो क्या की है या नहीं की, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद किसान परेशान है, और ये आज की बात नहीं है, ये दहाइयों से ऐसे ही चलता आ रहा है। कौन सी हुकूमत ने, किस हुकूमत ने क्या किया, किस हुकूमत ने किसान को फ़ायदा पहुंचाया, आज किसान के क्या हालात हैं। बजट आने वाला है, एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन ये भी बदकिस्मती देख लीजिए, हम कहते खुद को ज़रूरी मुल्क है लेकिन आज भी गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज की हुकूमत ये कहती है कि हम जब हुकूमत में थे पिछली दफ़ा तो 2018 में हमारे पास वाफिर गंदम थी, हम गंदम एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। क्या ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है? ये जानने के लिए चलते हैं, और दीगर जो मामलात हैं ज़राअत से रिलेटेड वो जानने के लिए चलते हैं सैयद महमूद बुखारी जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले क्योंकि बजट आने वाला है, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि फूड सिक्योरिटी के वज़ीर हैं चीमा साहब, उन्होंने कहा जी कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि वज़ीर आज़म ने बजट आने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की है। तो ये ज़रा मुझे बता दीजिए कि उन स्टेक होल्डर्स में ज़ाहिर बात है आप किसान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, मुशावरत की गई है हुकूमत की जानिब से आपके साथ? जी नहीं मुनीब, शुक्रिया। पहले आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने ये वक्त दिया इतने अहम मौजू पे। हरगिज़ नहीं, हमें किसी ने नहीं पूछा और ना ही कोई मशवरा हमसे लिया गया। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले कि जो आज हालात हैं ये क्या वजह है कि हम एक ज़रूरी मुल्क है लेकिन आज भी हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से मसाइल हैं जो कि किसानों को दरपेश हैं। इसकी बुनियादी वजह आपके नज़दीक क्या है, और जो आज हुकूमत है ज़रा ये भी इख्तिसार से बता दीजिए उसको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि बजट आ रहा है, कुछ ना कुछ तो इंसेंटिवाइज करना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए। जी मुनीब, आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि ये ज़रूरी मुल्क है और ये भी कहा जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर उस रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़रबें लगाई हैं और ये कई दहाइयों से ये है, ये कोई एक आज या कल की बात नहीं है, और दिन ब दिन जो है वो ज़राअत जो ज़वाल की तरफ जा रही है। चूंकि जब से फसलें सियासी हुई हैं, क्रॉप पॉलिटिकल क्रॉप मैं कहता हूँ जब से हुई है, उस बेड़ा गर्क हुआ है। यानी मुनसिफ भी वही होते हैं, कातिल भी वही होते हैं और मुदाई भी वही होते हैं। मजे की बात यह है हर हुकूमत में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो शुगर मिल मालकान होते हैं, जो फ्लोर मिल के मालकान होते हैं। आपके एमपी एमएनए आप सर्वे करवा लें, आपके जो कॉटन के, टेक्सटाइल के, ये सारे अब ये सियासी हो गए हैं। मैं क्या आपको बताऊं, दिल दुखा हुआ है कि आज ना हमारे पास यूरिया खाद मिल रही है। हुकूमत चाहे जितने भी दावे करे, पिछली हुकूमत से ये क्राइसिस शुरू हुआ और आज के दिन तक वो क्राइसिस मौजूद है। और अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो पानी, मुझे बताएं कि पानी नहीं है हमारे पास, नहरों के अंदर पानी नहीं। मुझे बताएं कि पानी के बगैर जो है वो फसल किसान किस तरह से उसको पकाएगा और उसको बर्दाश्त करेगा। और आज किसान बहुत जलील और खार हो रहा है। आप ये देखें कि बिजली के जो यूनिट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है
जिसने तरक्की ज़राअत के बगैर की है, कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन जिस जिस मुल्क के अंदर आया है उन्होंने तरक्की की है। अनाज की कमी नहीं, आज जो फूड सिक्योरिटी है दुनिया में नंबर 1 पे है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे। मुनीब, जिन कौमों के पेट भूखे होते हैं, भूख से खाली होते हैं। बट बुखारी साहब, कुछ ये जो आप फरमा रहे हैं, देखिए इसके अंदर कुछ ज़मीनी हकायक भी हैं, कुछ मौसमियाती मसाइल भी दरपेश होते हैं। मेरा मकसद ये है कि आज क्योंकि हुकूमत, ये आपको पता है एक मखलूत हुकूमत है, क्या इनके पास कुछ आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा मुशावरत नहीं की गई, आप रिकॉर्ड पे आ गए कि किसी ने मुशावरत आपसे नहीं की, किसान फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ये हुकूमत कर सकती है ज़राअत के लिए, किसान के लिए, अगर आप कुछ बता सकें तो। जी मुनीब, मैं ये बताता हूँ, जिस तरह मैंने पानी का जिक्र किया है, ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं है। देखिए, मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ी हुई, वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ भी जुड़ी हुई हैं, वो हमारा नेबर कंट्री है उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं। इनको ये चीज चाहिए, हम ये चीखते रहे हैं कि आप जो है ये पानी के, देखिए पानी के हल के लिए एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। बल्कि आपके तवसत से मैं ये कहूंगा, जिस तरह माशाल्लाह ये 11 या 12 जितनी भी जमातें हैं वो माशाल्लाह वो असम्बली के अंदर अपने कानून पास कर रही हैं यूनानिमसली, तो आज आपके तवसत से मैं ये हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि आज बेहतरीन मौका है कि कालाबाग डैम शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सरसब्ज और शादाब हो, और इसी से सबका जो रिस्क जुड़ा हुआ है, आपकी ज़राअत जो है वो रोजगार फराहम करती है, आपकी पिकिंग बट बदकिस्मती से वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बट कालाबाग डैम भी पोलिटिसाइज हो गया। एक आखिरी, बुखारी साहब मुझे जरा इसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आज मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी मुल्क की ज़राअत का बुरा हाल इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ। अभी आपने कहा यूरिया का मसला पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग नून ये कहती है 2018 में हम गंदम एक्सपोर्ट कर सकते थे, आज हम बिलियंस ऑफ टन रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये फैक्चुअल पोजीशन है? ऐसे ही थी पोजीशन ज़राअत की बेहतर थी 2018 में, या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, ये देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत आई और उस वक्त उसने कम अज कम किसानों को रिलीफ दिया। सपोर्ट प्राइस मैं कहता हूं ये मुकर्रर करें। आपने पूछा था कि बजट में क्या करें, सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करें, अच्छी कीमत दें किसान को। ये जो डीएपी की खाद 11,000 की आ गई, ये 5,000 पे ले आए। ये जो 24 रुपए का यूनिट जो है उसको 5 रुपए पे ले आए। पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 5 रुपए 35 पैसे जो वो दिया था किसानों को। और मैं ये कहता हूं कि इस तरह के काम ये करें, आप देखें कि मुल्क उठेगा। आपका 48% रोजगार इससे मुंसलिक है। आपकी फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री है वो ज़राअत की वजह से है, आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री ज़राअत की वजह से है, आपकी टेक्सटाइल ज़राअत की वजह से है, आपकी फ्लोर मिल ज़राअत की वजह से है आपकी। तो इस तरह से ये मुल्क उठेगा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। वक्त कम था, लेकिन ज़राअत के हवाले से, ख़ास तौर पर किसानों को दरपेश जो मसाइल हैं उनके हवाले से हम चाहते थे कि बुखारी साहब की आवाज़ आप तक पहुँचे, हुकूमत तक भी पहुँचे, और जो मसाइल हैं उनका हल होना चाहिए। क्योंकि हम जब कहते हैं कि ज़राई मुल्क है तो फिर ज़राअत रिलेटेड मसाइल अगर हैं तो उनका हल भी इसी हुकूमत के पास होना चाहिए। प्रोग्राम आपने देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।